हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द साइकोडायनेमिक अप्रोच, और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इलेबोरेटिव अप्रोच है, तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने ट्रेट अप्रोच एंड टाइप अप्रोच डिस्कस कर चुकी हूँ, बट हमारी साइकोडायनेमिक अप्रोच रह गई थी, तो हम उसी को आज पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम साइकोडायनेमिक अप्रोच की बात करते हैं तो हम सिगमंड फ्रॉइड की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ साइकोडायनेमिक्स एंड इनका जो काम था दैट वाज बिटवीन 1856 टू 1939। इन्होंने साइकोडायनेमिक्स के ऊपर ही काम किया। साइकोडायनेमिक एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि ये बिलीव करते हैं, दैट मीन्स सिगमंड फ्रॉइड ही बिलीव दैट ह्यूमन फंक्शनिंग, एक हमारी ह्यूमन फंक्शनिंग किस पे आधारित है। उन्होंने माना कि हमारी जो ह्यूमन फंक्शनिंग है इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ ड्राइव एंड फोर्सेस विद इन अ पर्सन। मतलब हमारे अंदर क्या ड्राइव और फोर्सेस हैं, उनके इंटरेक्शन का ही रिजल्ट होता है। ड्राइव एंड फोर्सेस को हम और इलेबोरेटिव थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एंड विच इज़ पर्टिकुलरली अनकॉन्शियस मतलब बहुत सारी ऐसी हमारी चाह होती हैं हमारी, जो कि हमारी जो अनकॉन्शियस पार्ट में होते हैं, जो कि हमारी चेतना में नहीं होती और जिससे हम अवेयर नहीं होते हैं। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड की थी, ही बेसिकली डिड साइको एनालिसिस। बेसिकली उन्होंने साइको एनालिसिस किया था एंड लेटर ऑन इट बिकम्स अ साइकोडायनेमिक थ्योरी। बट दिस साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है आगे और भी साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ी, क्योंकि उनको जो है फॉलोअप किया गया, क्योंकि बिकॉज फॉर अ कपल ऑफ डिकेड दिस वाज वेरी फेमस थ्योरी। और इस पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया, जैसे कि कार्ल जंग ने भी काम किया है इस पर इन 1912, इन मेलेनी क्लेन इन 1921, एल्फ्रेड एडलर ने भी साइकोडायनेमिक्स पे काम किया। एंड एना फ्रॉइड 1936 में शी वॉज द डॉटर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने इस थ्योरी को आगे और बढ़ाया। एंड एरिक एरिक्सन इन 1950। तो इन सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी साइकोडायनेमिक्स थ्योरी को पर काम किया है। बट आज जो हम साइकोडायनेमिक्स थ्योरी जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने कैसे इसे पढ़ा और कैसे उसको दिया, हाउ ही डिस्कस एज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सो जब फ्रॉइड, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड का कहना था कि हमारी पर्सनैलिटी जो है बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड पे आधारित है, एंड उसका जो हमारी पर्सनैलिटी का प्राइमरी सोर्स है, ह्यूमन बिहेवियर का प्राइमरी सोर्स है, दैट इज़ हमारी अनकॉन्शियस माइंड। और उनका मानना था ये अनकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए आइसबर्ग होता है ना, बर्फ़ का टीला, वो उसकी तरफ माना। और उन्होंने माना जो टिप है दैट इज़ ओनली 1%, दैट इज़ जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, एंड 99% जो क्या होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। एंड उनका कहना था कि ये जो 99% है ये कंट्रोल करती है हमारी पर्सनैलिटी को, जिसमें हमारी फीलिंग्स, मोटिव, डिसीजंस होते हैं, एंड विच आर पावरफुली इन्फ्लुएंस बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द अनकॉन्शियस। उनका मानना था जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं चाइल्डहुड से या एडल्टहुड में, और हम आगे ग्रो करते जाते हैं, वो धीरे धीरे जो है हमारी चेतना में नहीं रहते, कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते, बट वो अनकॉन्शियस माइंड में जाते जाते हैं। और हमारा बिहेवियर और जो फीलिंग्स है एज ए अडल्ट जो हम बनते हैं दैट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। तो उनका मानना था जो भी प्रॉब्लम्स हम बड़ी होकर देखते हैं, लाइक स्मोकिंग हो गया या एडिक्शन हो गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसे अब्यूज़ हुआ हो या फिर कुछ नीड्स पूरी नहीं हुई हो, जिसकी वजह से ये अडल्ट प्रॉब्लम्स निकलती हैं, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड का मानना था। तो बेसिकली उनका कहना था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड और हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिफाइनिंग आवर पर्सनैलिटी। नाउ यहाँ पे कॉन्शियसनेस का जिक्र हम कर रहे थे, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम पढ़ लेते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। बेसिकली 3 टाइप्स के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकते हैं। वन इज़ द कॉन्शियस, मतलब हम अपने थॉट्स, फीलिंग और एक्शन से फुली अवेयर है, हम जानते हैं, जैसे मैं जानती हूँ मुझे भूख लग रही है, मैं जानती हूँ मुझे अब सोना है, मतलब जो भी हमारी अवेयरनेस में है। सेकेंड इज़ द प्री कॉन्शियस मीन्स एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी जिसमें पीपल मे अवेयर ऑफ द थिंग्स ओनली व्हेन इट अटेंड टू इट क्लोजली। मतलब जब आप किसी चीज़ को बहुत क्लोजली अटेंड करते हो तब समझ पाते हो, दैट इज़ द प्री कॉन्शियस। नेक्स्ट इज द अनकॉन्शियस मीन्स जो कि हमारी चेतना में नहीं है, वो सारी मेंटल एक्टिविटीज दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, जो कि हम नहीं समझते कि हमारे बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है। सो सिगमंड फ्रॉइड का कहना था
कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो एक हद तक वो इट्स अ रिजर्वायर ऑफ इंस्टिक्टिव एंड एनिमल ड्राइव्स, जो कि हमारे आइडियाज़ विशेस दैट अराइज फ्रॉम द सेक्सुअल डिज़ायर्स। उन्होंने सेक्सुअल डिज़ायर्स पे बहुत फोकस किया है एंड उनका कहना था कि वो सारी डिज़ायर्स जो कि हम ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट नीड टू बी कंसील्ड, वो हम छुपा कर रखते हैं फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस, जो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते सोशली, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो जो है अनकॉन्शियस उसमें चले जाते हो और एक कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल रहती है टू फाइंड अ सोशली एक्सेप्टेबल वे टू एक्सप्रेस दैट अनकॉन्शियस अवेयरनेस। जैसे कि पेंटर्स लोग जो क्या करते हैं, अपनी पेंटिंग्स में वो अनकॉन्शियस फीलिंग्स को उतारने की कोशिश करते हैं। तो उनका कहना था एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहती है हर एक इंडिविजुअल के अंदर कि हम जो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उसको कैसे सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। एंड जब ये रेजोल्यूशन, मतलब ये जो द्वंद्व है, अंतर का द्वंद्व, लड़ाई चलती रहती है, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और अनसक्सेसफुल हो जाता है, तब एबनॉर्मल बिहेवियर आते हैं। मतलब जब तक ये अगर रिजोल्यूशन हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हमारे अंतर के मन की, तो पर्सनालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यही अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो दैट लीड्स टू द एबनॉर्मल बिहेवियर। तो फ्रूड का वर्क क्या था? बेसिकली उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने किया फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन क्या होता है कि कोई भी एक वर्ड बोला जाता है एंड जो भी वर्ड दिमाग में पहले आता है उसको बोलते हैं। जैसे कि कुछ कुछ होता मूवी में खेलते हैं ना शाहरुख खान और उसकी बेटी, वो क्यों? क्योंकि जब आप कोई वर्ड सुनते हो तो एकदम से वही आप मुंह से निकलता है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से निकलता है, ऐसा फ्रूड का मानना था। एंड इसमें फ्री एसोसिएशन में फ्रूड ने क्या किया, इंडिविजुअल्स को ये भी परमिशन दी कि दे कैन शेयर देयर थॉट्स, फीलिंग एंड आइडिया विच एवर कम्स टू हिज और हर माइंड। एंड लेटर उन्होंने उसको एनालिसिस किया। उन्होंने ड्रीम एनालिसिस किया। ड्रीम मतलब जो भी उनको सपने आते हैं, जिन भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी और उन लोगों ने फ्रूड को अप्रोच किया, तब उनके ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म रिसर्च करी, उन पे एनालिसिस किया, तो तब उन्होंने अपने सपनों को बताया जिसके ऊपर उन्होंने आगे एनालिस किया। एंड ही ऑल्सो डिड एनालिसिस ऑफ एरर्स। एरर जैसे कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, फॉरगेटिंग करते हैं, तो उन सब चीज़ों का भी उन्होंने एनालिसिस किया। तो बेसिकली ही डिड साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस उन्होंने कैसे एक थेराप्यूटिक प्रोसीजर किस तरह स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने बताया जिन लोगों को पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स थी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, उसको उन्होंने एक अपने साइकोएनालिसिस तरीके से थेराप्यूटिकली काउंसिल करने की कोशिश करी। एंड जिसमें उनका मेन एम था कि उनके अनकॉन्शियस, रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल को उजागर करना, कॉन्शियसनेस लेवल में लाना, एंड ताकि लोग सेल्फ अवेयर हो पाएँ और इंटीग्रेटेड मैनर से उनको काउंसिल किया जा सके। तो बेसिकली उन्होंने क्या दिया पर्सनैलिटी के, उन्होंने एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ माइंड देने की कोशिश करी, जो कि इस तरह है। उन्होंने Freud gave an imaginary division of mind. It believed in the internal dynamics which can be inferred from the ways people behave. उनका कहना था कि हम माइंड को एक इमेजिनरी डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग द इंटरनल, हमारे अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने 3 वे से डिवाइड करने की कोशिश करी, जिनको कि 3 कॉम्पिटिंग फोर्सेस बोलते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि हमारे बिहेवियर को एक ग्रेट एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे पर्सन के स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो इड क्या होता है? जब हम इड की बात करते हैं तो इट इज़ द पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, मतलब हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स, हमारे जो कि डील करते हैं इमीडिएट बेसिक ग्रेटिफिकेशन ऑफ आवर प्राइमेटिव नीड्स, हमारी जो नीड हैं, फूड, एयर, वाटर की, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं, तो ये सब क्या आता है? इंस्टिंक्चुअल एनर्जी में आता है। एंड इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब इन सारे ये जो चीज़ें हैं बेसिक की, इनकी ग्रेटिफिकेशन होनी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द इड। एंड इड क्या चाहता है? इट वांट्स कि प्लेजर मिले एंड ट्राइज टू अवॉइड द पेन। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको भूख लगी होती है तो उनको चाहिए कि उनको फटाफट से खाना मिले, दे कैन नॉट वेट, बट अडल्ट पीपल कैन वेट। So they are demanding and unrealistic and does not care for moral values, societies and other individuals. जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सुसु आ रहा होता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो कहीं भी कर देते हैं। दैट इज़ बिकॉज उनमें उस टाइम इड ज़्यादा होता है, अनरियलिस्टिक होते हैं, मोरल वैल्यूज़ या सोशल का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दे इड इज़ एनर्जाइज बाय द इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस लाइफ, जिसको कि आप बोल सकते हैं सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, लिबिडो एंड द
डेथ इंस्टिंक्ट। तो इड जो है बेसिकली 2 इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है, जो कि इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस का ही पार्ट है, दैट इज़ द लाइफ इंस्टिंक्ट एंड द डेथ इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट इज द ईगो। ईगो क्या करता है? इट ट्राइज टू सेटिस्फाई द इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस विद द रियलिटी, मतलब रियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है। इस टाइम पे क्या अप्रोप्रिएट है बिहेव करना, ये इड का काम है। जैसे कि बड़े बच्चे हो जाते हैं, 8 ईयर्स के हो जाते हैं, उनको उनकी मम्मा कहती है बेटा वेट, अभी मैं, आपको भूख लग रही है, मैं अभी लेके आता। तो बच्चे वेट करते हैं क्योंकि उन्हें धीरे धीरे ईगो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। दे आर पेशेंट एंड रीजनेबल। तो बेसिकली ईगो इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इड बट इन अकॉर्डेंस टू द रियलिटी। नेक्स्ट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? इट इज़ अ मोरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, मतलब आइडियल चीज़ क्या होना चाहिए, क्या सही है, ये सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो टेल्स द इड एंड ईगो वेदर ग्रेटिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज एथिकल और नॉट। सुपर ईगो बताता है इड और ईगो को कि इस सर्कमस्टांस में क्या सही है अपनी नीड्स को ग्रेटिफाई करना। जैसे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्या आपको कुछ लेना है, तो क्या आप चोरी करोगे? चोर चोरी करता है, बट जो चोर नहीं है वो नहीं करता है। ये चीज़ कौन बताता है? उसको सुपर ईगो बताता है। तो बेसिकली सुपर ईगो कंट्रोल्स द इड बाय इंटरनलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी एंड द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। ये सब सोशल और पेरेंटल जो ग्रूमिंग होती है, ये उससे बच्चे सीखते हैं। जब उनको पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है, तो धीरे धीरे ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस से वो सीख जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रूइड, पर्सनैलिटी जो है मोर और लेस बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है। उनका कहना था ये इंस्टिंक्टिव होती है बेस्ड ऑन द लाइफ इंस्टिंक्ट एंड द डेथ इंस्टिंक्ट, एंड लाइफ इंस्टिंक्ट इज़ मोर डोमिनेट इन ह्यूमन बिहेवियर। उनका कहना था कि हम सब जीना चाहते हैं, अपने नीड्स को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं टू अ सर्टेन लेवल। तो जो इड ईगो और सुपर ईगो का कॉम्बिनेशन ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। तो फ्रेंड, दिस वॉज अबाउट दी इड ईगो एंड सुपर ईगो एंड फ्रूइड का कंसेप्ट कि उन्होंने कैसे साइकोडायनेमिक थ्योरी को शेप दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए। एंड फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।